अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज मैं इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि एरिथ्रोपोइसिस क्या होती है। ठीक है, तो अभी ये वर्ड नाम से ही बता रहा है कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था एरिथ्रो ऐसा करके कुछ भी आए, इसका क्या मतलब होता है रेड। एरिथ्रोसाइट्स पढ़ा था हमने, साइट मतलब क्या, सेल्स, एरिथ्रो मतलब रेड। तो एरिथ्रोपोइसिस, अब इस वर्ड का मतलब क्या है, पोइसिस मतलब होता है कोई भी चीज का फॉर्मेशन। ठीक है, कैसे बना, कैसे हुआ, उसका मैच्योर कैसे हुआ, मैच्यूरेशन, इस सब के बारे में जो हम पढ़ते हैं उसको पोइसिस बोलते हैं। ठीक है, एरिथ्रोपोइसिस मतलब समझ में आ रहा है कि रेड ब्लड सेल जो कि एरिथ्रोसाइट्स का, इसका ओरिजिन, इसका प्रोसेस, डेवलपमेंट, मैच्यूरेशन, सारी चीज पढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। अभी इसमें दो टर्म आती है, एक होती है हीमोपोइसिस। हीम अगर आपको कहीं भी वर्ड आए, HEM ऐसा करके, हीमोग्लोबिन, हीमो ये, हीमो वो, हीमो, हीम वर्ड का मतलब ही होता है दैट इज रिलेटेड टू ब्लड। ठीक है, तो हीमोपोइसिस का भी मतलब वही होगा। पोइसिस का मतलब मैंने आपको बताया प्रोडक्शन, फॉर्मेशन, कुछ भी ऐसा मैच्यूरेशन, डेवलपमेंट को बोलते हैं पोइसिस। तो हीमोपोइसिस मतलब समझ में आ गया कि ब्लड के बारे में बात कर रहे हैं। एक और टर्म आती है जो हमेशा लिखी होती है, हेमेटोपोइसिस। इसका भी मतलब वही होता है प्रोसेस ऑफ ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्यूरेशन ऑफ ऑल ब्लड सेल्स। ठीक है, यहाँ पे ये चीज क्लियर हुई। अब देखिए एरिथ्रोपोइसिस के अंदर कुछ साइट्स होती हैं, साइट्स ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। तो सबसे पहले इसके अंदर कितने साइट्स होते हैं, तो जैसे कि फिटल लाइफ के अंदर क्या होगा, उसके बाद न्यूबॉर्न बेबीज के अंदर, चिल्ड्रन के अंदर क्या होगा, एडल्ट्स के अंदर क्या होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिटल लाइफ के अंदर जो 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है मीजोप्लास्टिक स्टेज, उसके बाद हेपेटिक स्टेज, माइलॉइड स्टेज। अभी सबसे पहले कुछ कुछ स्टेजेस हैं। जो पहला जो स्टेज है मेसोप्लास्टिक स्टेज, ये कब आती है, तो ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द इंट्रायूटेराइन लाइफ। इसमें क्या होता है ना कि आरबीसीज कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, मेसेंकाइम ऑफ द सेल, यहाँ से प्रोडक्ट्स होते हैं। इसको, इस स्टेज को बोलेंगे मेसोप्लास्टिक स्टेज। दूसरी चीज क्या है, हेपेटिक स्टेज। एक और टर्म आप कहीं पे भी ऐसा लिखा रहेगा HEPAT, मतलब ऐसा कुछ भी, इसका मतलब लिवर। ठीक है, हेपेटोसाइट, लिवर सेल्स को बोलते हैं। मतलब इस वर्ड का मतलब आप समझ जाइए, ये वर्ड आपको कहीं पे भी आ रही है, इट मीन्स लिवर। ठीक है, अभी समझ लीजिए। और नाम से ही बात, हेपेटिक स्टेज, इसका क्या मतलब हो गया, तो बुक में ऐसी चीज लिखी है, फ्रॉम 3rd मंथ ऑफ द इंट्रायूटेराइन लाइफ, लिवर इज द मेन ऑर्गन दैट प्रोड्यूस द आरबीसीज, स्प्लीन एंड लिवर, ये सब बहुत कुछ है। तो समझ में आ गया, 3rd मंथ जो होती है इंट्रायूटेराइन लाइफ की, तो यहाँ पे आरबीसीज कहाँ से बन रहा है, कहाँ मतलब ये हो रहा है। तो इस चैप्टर में यही तो हम पढ़ रहे थे। तो इस 3rd मंथ में कहाँ से, हेपेटिक स्टेज इसको बोलेंगे। उसके बाद तीसरी माइलॉइड स्टेज, इसमें क्या बुक क्या लिखती है, ड्यूरिंग द लास्ट 3 मंथ्स ऑफ द इंट्रायूटेराइन लाइफ, इसमें द आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द रेड बोन मैरो इन द लिवर। यानी कि ये जो है, इसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा स्टेज है, तो इसमें कहाँ से हो रही है, रेड बोन मैरो, पता है ना, रेड बोन मैरो, लिवर। तो ये चीज जो फॉर्मेशन आरबीसीज कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है। अब न्यूबॉर्न बेबीज के अंदर क्या होगी, इन द न्यूबॉर्न बेबीज एंड ग्रोइंग चिल्ड्रन आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड ओनली फ्रॉम द रेड बोन मैरो। ठीक है, न्यूबॉर्न बेबीज का सिर्फ और सिर्फ रेड बोन मैरो से ही बनेगी आरबीसीज। उसके बाद एडल्ट्स के अंदर क्या होती है, एडल्ट्स के अंदर तो मतलब बढ़ने के बाद बहुत सारी चीजें होने लगती है, तो ये भी रेड बोन मैरो से भी आती है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे दो टर्म्स ऐसे लिखे हैं, जैसे कि अप टू द एज ऑफ द 20 ईयर्स। ठीक है, और 20 ईयर्स के अबव जाने के बाद क्या होगा, 20 ईयर्स से पहले क्या होगा, तो इसमें आरबीसी जो प्रोड्यूस होती है रेड बोन मैरो से होती है। लेकिन रेड बोन मैरो बोले तो मतलब कि जो अपनी लॉन्ग बोन्स होती है, ह्यूमेरस हो गया, ये फीमर हो गया, ये सब, और फ्लैट बोन्स हो गया, जैसे कि आपका स्कैपुला हो गया, तो ये यहाँ से आरबीसी का भी प्रोडक्शन होता है। उसके बाद आफ्टर द एज ऑफ 20 ईयर्स, इसमें क्या होगी, आपकी शाफ्ट ऑफ द लॉन्ग बोन्स, जैसे ये लॉन्ग बोन्स है, लॉन्ग बोन्स में आपने पढ़ा एपिफाइसिस, डायाफाइसिस, मेटा क्या क्या होता है, और शाफ्ट होता है बीच में। तो यहाँ से भी आरबीसीज का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। तो प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस के अंदर क्या आएगा, स्टेम सेल्स आएंगे, चेंजेस ड्यूरिंग एरिथ्रोपोइसिस और स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस, तो ये सब चीज़ आएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्टेम सेल्स क्या होती है। तो स्टेम सेल्स बेसिकली जो सेल्स है जो कि खुद को मतलब ये रिन्यू कर सकती है। जैसे कि स्पेसिफिक सेल्स में क्या होती है ना कि ये अपने जगह पे ये अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आएगी हेमोपोइटिक स्टेम सेल्स। ठीक है, तो हेमोपोइटिक स्टेम सेल्स को ऐसे भी लिखते हैं HSC, जैसे कि ऐसे
हेमोपोइटिक स्टेम सेल्स, ऐसे लिखते हैं HSC शॉर्ट। बेसिकली ये हेमोपोइटिक स्टेम सेल्स क्या करती हैं, ये क्या करती है बोन मैरो में जो बोन मैरो में होती हैं, और ये क्या करती हैं कि ब्लड सेल्स को बनाती हैं, HSCs, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है इसमें, एक टर्म आती है अनकमिटेड PHSCs करके, जैसा कि मैंने ये लिखा ना, तो अनकमिटेड PHSCs भी करके आती है, जिसमें उसमें क्या बोलते हैं कि ऐसे सेल्स जो किसी स्पेसिफिक ब्लड सेल को बनाने के लिए काम करती है। जैसे कि मैं क्या बताऊँ, कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज करने के लिए जब नया बनाते हैं ना, तो ये उस चीज़ पे वर्क करती है। जैसे कि अब नेक्स्ट चीज़ क्या पढ़ेंगे इसमें कि कमिटेड PHCs क्या होती हैं, मतलब PHSCs क्या होती है। तो इसमें स्पेसिफिक ब्लड, मतलब एक ब्लड सेल का जो ग्रुप होता है, एक स्पेसिफिक कोई भी एक ब्लड सेल का जो ग्रुप होता है, तो उनको बनाने वाले सेल्स को बोलते हैं कमिटेड PHSCs। अब इसके टाइप्स क्या होते हैं, ये जो कमिटेड PHSC है इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो जैसे कि एक होती है लिम्फोइड स्टेम सेल्स, मतलब मैं शॉर्टकट LSC बोलेंगे उसको, ठीक है। कॉलोनी फॉर्मिंग पढ़ेंगे क्या होती है, ये सब पढ़ेंगे, फिर उसके स्टेजेस पढ़ेंगे। तो पहले जो ये आती है इसके जो टाइप्स हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होती है ना कि सबसे पहले कि लिम्फोसाइट्स और जो NK सेल्स बनाते हैं उनको बोलेंगे लिम्फोइड स्टेम सेल्स, LSC, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, LSC। ये याद रखें, ये शॉर्टकट है क्योंकि मैं बार बार ऐसे बोलूँगा इसको, लिम्फोइड स्टेम सेल्स बोलेंगे लेकिन LSC। तो ये क्या होती है कि लिम्फोसाइट्स और जो NK सेल्स होते हैं इनको बनाती है। उसके बाद आती है कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट्स। तो कॉलोनी फॉर्मिंग में क्या होती है ना कि उसमें जो माइलॉइड सेल्स बनाते हैं, तो RBCs, प्लेटलेट्स और ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है। तो ये याद रखिए, कॉलोनी फॉर्मिंग के अंदर, कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट्स के अंदर ये माइलॉइड सेल्स जो होती हैं ये बनाते हैं, ठीक है। तो RBCs, प्लेटलेट्स और ग्रेन्युलोसाइट्स, ये इसके अंदर 3 चीज़ याद रखिए। अब पढ़ते हैं स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। तो इसमें याद रखिएगा इसमें स्टेजेस क्या क्या हैं, तो 3-4 स्टेजेस हैं जो कि इसमें आपको सबसे मेन चीज़ ये एग्जाम में बहुत आती है। तो सबसे पहला स्टेज प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट को ही हम प्रो नॉर्मोब्लास्ट भी बोलते हैं। उसके बाद आती है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, उसके बाद आती है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट और रेटिकुलोसाइट। सबसे पहला, अगर इसका नाम याद रखने के लिए इजी नाम है, याद रखिएगा प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। प्रो एरिथ्रो मतलब ये पता ही चल रहा है कि पहले की बात की जा रही है, या फिर उसको प्रो नॉर्मोब्लास्ट भी बोल सकते हैं। और इसके बाद जो हुआ, मतलब ये थोड़ा उल्टा ऐसा है, उसके बाद वाला को अर्ली नॉर्मोब्लास्ट बोलेंगे, ठीक है। अब इनके और उनके बीच में जो आता है, बीच में इंटरमीडिएट, दरमियान में, तो उसको बोलेंगे इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। अब इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट हो गया, इसके बाद तो लेट नॉर्मोब्लास्ट, उसके बाद रेटिकुलो जो कि मैच्योर्ड हो जाती है, ठीक है। और लेट नॉर्मोब्लास्ट में क्या रहती है, ये इमैच्योर रहती है। रेटिकुलोसाइट ये क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ये याद रखना कि उसमें डायमीटर किसकी कितनी बड़ी होती है, क्या होती है, ये सब याद रखना कि इसमें न्यूक्लियस होता है कौन से, इसमें क्या होती है, ये सब चीज़ याद रखनी। जैसे कि आपको प्रो एरिथ्रोब्लास्ट के अंदर डायमीटर 20 होगी, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में 15 होगी, उसके बाद इंटरमीडिएट में 10 to 12 होगी, लेट नॉर्मोब्लास्ट में 8 to 10 होंगे, और रेटिकुलोसाइट्स में 7 to 7.5 होंगे। उसके बाद मैच्योर्ड RBCs के अंदर 7.2 म्यू हो जाती हैं। डायमीटर याद रखिएगा, ये आपको याद रखने की चीज़ है। 20, 15, 10 to 12, 8 to 10, 7.5 एंड 7.2, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए। और हाँ, किसके अंदर न्यूक्लियस है और किसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट है ये भी याद रखना है। जैसे कि अगर आप बात करें प्रो एरिथ्रोब्लास्ट के अंदर, तो इसमें डायमीटर 20 म्यू लिख दिया, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियस इसमें क्या होती है, न्यूक्लियस का साइज लार्ज होता है और इसमें हेमोग्लोबिन नहीं होती है, ठीक है। याद रखिए, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में क्या होती है, इनके डायमीटर कितनी होती है, 20 म्यू होती है, ठीक है। याद रखिए, ये प्रो एरिथ्रोब्लास्ट के बारे में बता रहे हैं, पहला जो स्टेज है इसके अंदर। और इसमें न्यूक्लियस क्या होती है, न्यूक्लियस का साइज बड़ा लार्ज होता है, बहुत ज़्यादा होता है न्यूक्लियस का साइज पहले वाले स्टेज में। उसके बाद इसके अंदर हीमोग्लोबिन की अगर कंटेंट देखेंगे तो इसके अंदर हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करें अर्ली नॉर्मोब्लास्ट की, यानी कि सेकंड वाला, तो इसके अंदर जो डायमीटर होता है, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में डायमीटर क्या होती है, तो डायमीटर 15 होगी, ठीक है। जैसा मैंने बताया था 20, 15, 10, 8 to 10, 7.5, 7.2, ऐसा करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और अगर अर्ली नॉर्मोब्लास्ट के अंदर न्यूक्लियस देखिएगा तो ये डिसअपियर होने लगते हैं, और इसमें जो साइटोप्लाज्म एक्चुअली में वो बेसोफिलिक होती है, ठीक है। अब थर्ड वाला जो है वो इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट है। तो इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में मैंने बताया कि इसकी डायमीटर 10 to 12 म्यू होती है और हीमोग्लोबिन इसमें शुरू होने लगते हैं,
लेट नॉर्मोब्लास्ट की बात करें तो लेट नॉर्मोब्लास्ट में जैसा कि मैंने बताया डायमीटर 8 to 10 म्यू होगी इसकी, और इसके अंदर न्यूक्लियस क्या होता है, छोटा सा होता है, और छोटा तो होता है लेकिन और वो कंडेंस्ड हो जाता है, और जो कि मतलब इसमें क्या होता है कि एकदम एंड में डिसअपियर होगी। क्या एंड में डिसअपियर हो जाती है, जो थोड़ा सा, उसको बोलते हैं पिक्नोसिस प्रोसेस। फिर से सुनिए क्या बोला मैंने, लेट नॉर्मोब्लास्ट इसकी डायमीटर होगी 8 to 10 म्यू, न्यूक्लियस इसके अंदर छोटा होगा जो कि कंडेंस्ड होता है, उसके बाद इसके एंड में डिसअपियर हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, पिक्नोसिस प्रोसेस, याद रहेगा। लास्ट रेटिकुलोसाइट, ये क्या होती है, इमैच्योर आरबीसी जो कि रेटिकुलम कंटेन करता है, इसके लिए नाम दिया गया रेटिकुलोसाइट, ठीक है। रेटिकुलोसाइट क्या होती है, इमैच्योर आरबीसी, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे ब्लड में जो कैपिलरीज के थ्रू अब क्या करता है, ये एंटर कर जाता है। अब लास्ट आती है सिक्स्थ वाली, जिसमें मैच्योर्ड आरबीसीज बोलेंगे, समझ में आ रही है। मैच्योर्ड आरबीसीज में डायमीटर 7.2, और 7.2 डायमीटर जब हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गई, मैच्योर्ड हो गई आरबीसीज, ठीक है। अब इसके अंदर अगर देखें न्यूक्लियस तो इसके अंदर नहीं होगा, ठीक है, और इसका शेप क्या होगा, तो बाइकॉन्केव होगा, जैसा कि आपने आरबीसीज का शेप पढ़ा था बाइकॉन्केव, और मैंने बताया था ये कुछ ऐसा, इस तरीके से, ऐसा मुझे डायग्राम नहीं आती, ये इस तरीके का होता है, ठीक है। अब कुछ उसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं एरिथ्रोपोइसिस के, जैसे कि जनरल फैक्टर्स, मैच्योरेशन फैक्टर्स, और फैक्टर्स नेसेसरी फॉर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, ये सारी चीज़ें कुछ कुछ ज़रूरी है। तो सबसे पहले समझे जनरल फैक्टर्स, एक्चुअली में इसमें बहुत कुछ दिया गया है लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ क्या है। तो इसमें एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है, एरिथ्रोपोइटिन समझिए क्या होता है, आरबीसीज फॉर्मेशन को जब स्टिमुलेट करता है, तो आरबीसीज का फॉर्मेशन को जब स्टिमुलेट, और ये चीज़ किधर से होगी, तो किडनी से सेक्रेट होती है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ थायरोक्सिन, थायरोक्सिन क्या होती है, तो ये एक मेटाबॉलिक हार्मोन है। थायरोक्सिन क्या, ये एक मेटाबॉलिक हार्मोन है, ये कहाँ से आती है, तो एरिथ्रोपोइसिस को स्पीड अप करता है थायरोक्सिन एक मेटाबॉलिक हार्मोन है, और ये क्या करती है, एरिथ्रोपोइसिस को स्पीड अप करती है। अब इसके बाद देखते हैं कि वाइटामिन्स के बारे में इसमें कुछ कुछ दिया गया, तो आपका वाइटामिन बी, सी, डी, ई, जो कि डेफिशिएंसी की वजह से आपको एनीमिया देखने को मिलता है, समझ में आ रहा है। बी, सी, डी एंड ई, इसकी डेफिशिएंसी जब होगी तो आपको एनीमिया देखने को मिलेगी। इसका मैच्योरेशन फैक्टर्स के बारे में अगर जाने तो विटामिन B12 यानी कि विटामिन B12 का क्या इसमें वर्क है, तो डीएनए सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, ठीक है। मैच्योरेशन फैक्टर्स के अंदर विटामिन B12 डीएनए सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होती है, जो कि अगर इसकी डेफिशिएंसी हुई तो क्या होगी, पर्नीशियस एनीमिया होता है। अब इसके कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर्स, जैसे कि इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 को कैसे कैसे ये सारी चीज़ करेगी, तो सबसे पहले इंट्रिंसिक फैक्टर्स के अंदर विटामिन B12 को क्या ये क्या करेगी, अपने अंदर खुद को एब्जॉर्ब करने के लिए ज़रूरी होती है, ठीक है। उसके बाद फॉलिक एसिड, अभी कुछ भी होता है ऐसा एनीमिया तो मेडिसिन चलाते हैं, विटामिन B12 ऐसा फॉलिक एसिड ये सब करते हैं ना, तो ये सब की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो फॉलिक एसिड का यहाँ पे वर्क क्या होगा, ये डीएनए सिंथेसिस में ये ज़्यादा मदद करता है। जैसे कि अगर डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, अगर फॉलिक एसिड आपका ये है तो डीएनए सिंथेसिस में ये क्या करती है, ये ज़्यादा वर्क करती है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो आपको क्या मिलेगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिल सकता है। अब लास्ट में एक चीज़ और आती है, हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन फैक्टर्स। तो हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन फैक्टर्स के अंदर सबसे पहली चीज़ प्रोटीन के अंदर क्या है ना कि ग्लोबिन बनने के लिए, ग्लोबिन किसका पार्ट है, तो ये हीमोग्लोबिन के अंदर जो प्रोटीन है उसका ही पार्ट है ग्लोबिन। तो ये प्रोटीन्स के अंदर इतना लिखेंगे पहले, सबसे पहले क्या है कि हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन फैक्टर्स। तो हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन फैक्टर्स की बात करें तो समझ जाएंगे ये सारे टर्म्स रिलेटेड टू हीमोग्लोबिन ही आएंगे। तो अभी दूसरी चीज़ देखिए, अभी मैंने प्रोटीन बताया आपको, तो प्रोटीन के अंदर क्या है कि ग्लोबिन बनने के लिए, तो ग्लोबिन किसका पार्ट है, तो हीमोग्लोबिन में जो प्रोटीन है उसका पार्ट है ग्लोबिन, ठीक है। अब देखिए आयन, तो आयन में ये जो होती है हेम सिंथेसिस, HEME, ऐसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कुछ भी ऐसा आए HEM, हेम मतलब ब्लड, ठीक है। अभी समझिए हमने क्या बताया कि आयन इसमें हेम सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, समझ में आया। उसका कॉपर, कोबाल्ट, निकल, ये सारी चीज़ जितने भी चीज़ है ये आयन एब्जॉर्प्शन और उसका यूटिलाइजेशन के लिए ज़रूरी है। उसके बाद जो विटामिन सी है, बी है, बी कॉम्प्लेक्स है और पायरोडॉक्सिन है, ये सारी चीज़ ये आप आगे धीरे धीरे जैसे जैसे एनीमिया चैप्टर पढ़ेंगे तो सारी चीज़ समझ में आएगी।
तो उम्मीद है कि हमने इस पार्ट में एरिथ्रोपोइसिस कवर किया, और इसमें अगर कुछ मिस्टेक्स हुई होंगी तो आप मुझे माफ़ करें। ठीक है, मिलेंगे इंशाल्लाह दूसरे चैप्टर में। तो मैं एनीमिया अगले दिन इंशाल्लाह पढ़ाऊँगा। ठीक है, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।